इस ई व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस ई व्याख्यान में हम व्यापार चक्रों के नियंत्रण से संबंधित चर्चा करेंगे और व्यापार चक्रों को नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के ई व्याख्यानों में मैंने व्यापार चक्र क्या है, व्यापार चक्रों का अर्थ, परिभाषाएं, उनकी विशेषताएं और जो चक्रीय और क्रमिक, नियमित, मौसमी जो उच्चावचन आते हैं उनके बारे में बताया था और साथ में व्यापार चक्रों के विभिन्न चरणों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की थी कि कौन कौन से चरण या कौन कौन से फेजेज या अवस्थाएं होती है जो अर्थव्यवस्था में आती है और उन फेजेस के आधार पर उनके नाम किस तरह से दिए गए हैं और ट्रेड साइकिल्स या बिजनेस साइकिल के रूप में ये किस प्रकार से जाने जाते हैं। इसके बारे में हमने इससे पूर्व के 2 व्याख्यानों में भली भांति समझा था। अब हम आज इस ई व्याख्यान में ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्यापार चक्रों को नियंत्रित कैसे किया जाता है यदि अर्थव्यवस्था में अधिक उठापटक हो रहा है या उच्चावचन हो रहे हैं, या जो अल्पकाल में के लिए आए हैं वो कहीं दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था में अधिक भूचाल तो नहीं ला रहे हैं, या ऐसी कोई संभावना तो नहीं बनती जिसके कारण से व्यापार चक्र उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसे में कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो इन उपायों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वे उपाय जो पहले किए जाते हैं, यानी प्रिकॉशनरी या प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रतिरोधात्मक उपाय, और दूसरे वे उपाय जो कि अर्थव्यवस्था में जब मंदी या तेजी आती है तो वो अपने पीक या ट्रक स्थिति में जब आ जाती है, तो यदि गर्त की स्थिति या ऐसी स्थिति है जहाँ पर ऐसा बिंदु आ चुका है जहाँ पर अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने की बहुत ज़्यादा या सख्त आवश्यकता होती है, उसके लिए कुछ उपाय अपनाए जाते हैं। तो उन्हें हम निवारणात्मक उपाय कह सकते हैं, करेक्टिव मेजर्स कह सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि पीक की स्थिति है तो उसको समृद्धि को कैसे बनाए रखा जा सकता है, उसके लिए जो उपाय बाद में किए जाते हैं वो करेक्टिव उपाय, यानी कि ठीक करने हैं। तो अर्थव्यवस्था में जब उच्चावचन आ चुके हैं तो उनको कैसे रोका जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, करेक्टिव कैसे किया जा सकता है, करेक्शन उसमें कैसे लाया जा सकता है, उसके लिए जो उपाय होते हैं वो निवारणात्मक उपाय होते हैं। पहले वो उपाय हम लेते हैं जो कि प्रिवेंटिव है या फिर प्रतिरोधात्मक उपाय है, जिससे अर्थव्यवस्था में इस तरह की स्थितियां ही उत्पन्न न हो जिससे हमको व्यापार चक्रों से जूझना पड़े या मंदी के दौर से गुजरना पड़े या अपनी समृद्धि के स्तर को बनाए रखने में हम सक्षम हो सकें। इसलिए प्रतिरोधात्मक उपाय, प्रिवेंटिव जो उपाय है, उनको हम मोटे तौर पे देखें तो आपको दिखाई दे रहा है अनुचित क्रियाओं पर नियंत्रण, मांग एवं पूर्ति में संतुलन, सिंचाई साधनों का विकास, नीतियों में समन्वय। ये कुछ उपाय है जो हम अर्थव्यवस्था में पहले ही करें तो और निरंतरता रखें इसमें, तो व्यापार चक्रों के उत्पन्न होने के कारण नहीं बनते और व्यापार चक्र नहीं आते हैं, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है। और जो निवारणात्मक उपाय है जिनके हमने जिक्र की है उनको हम विस्तार से इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अनुचित क्रियाओं पर यदि नियंत्रण किया जाए या रोक लगाई जाए तो व्यापार चक्र उत्पन्न नहीं होते हैं या अर्थव्यवस्था में तेजी से उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके लिए यदि हम गौर से देखें तो जो तुरंत और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए और उसके लालच में कुछ लोग ऐसी अनुचित गतिविधियां शुरू कर देते हैं, आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हो जाते हैं, जिसके कारण से अर्थव्यवस्था में तेज़ी से उतार या चढ़ाव आने लगते हैं। और ख़ास करके हम जब फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट के साइड में जाते हैं और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में देखते हैं, और विशेषकर आप देखिए कि शेयर मार्केट में बहुत बार
बहुत अधिक उछाल या बहुत अधिक गिरावट देखी जाती है। और जब गिरावट होती है तो धीरे धीरे गिरावट की तरफ जाती है और बहुत तेज़ गति से जाती है, और इस तरह से उठापटक देखने को मिलते हैं। कई स्कैम हमने ऐसे देखे हैं, और जो 90 के आसपास का स्कैम है, और जिसके ऊपर वेब सीरीज़ भी बनी है, आप लोगों ने देखी होगी। इसके अलावा भी कई हैं ऐसे, और अनेक बार ऐसा होता है। और भारत की बात करते हैं तो भारतीय शेयर मार्केट में भी ऐसा देखने को मिलता है, तो दूसरी जगह भी देखने को मिलता है। खास करके जब हम भारतीय शेयर मार्केट में देखते हैं तो भारतीय भी करते हैं, तो विदेशी पूंजी निवेशक भी कई बार FIIs है वो तेज़ गति से निवेश करते हैं और फिर अचानक वो अपना पैसा निकाल देते हैं। तो इस तरह की गतिविधियाँ शेयर मार्केट में अधिक उतार चढ़ाव ला सकती है, जो कि अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव लाने के कारण बन सकते हैं। इसलिए इस तरह की यदि कोई गतिविधियां होती हैं जो अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का वातावरण पैदा करती है, तो इन गतिविधियों को रोका जाना चाहिए। ये इस तरह की अनुचित क्रियाएं यदि रोकी जाए तो तेजी से उतार चढ़ाव को रोका जा सकता है। अर्थव्यवस्था में आने वाले तेज गति से उतार चढ़ावों को रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। प्रतिरोधात्मक में एक और दूसरा जो है वो है मांग एवं पूर्ति में संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसकी यदि हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मांग एवं पूर्ति में असंतुलन व्यापार चक्रों का प्रमुख कारण बन सकता है। इसलिए यदि मांग और पूर्ति में असंतुलन है तो इसमें संतुलन बिठाया जाना चाहिए। और कुछ विद्वान इसके लिए आयात और निर्यातों का भी हवाला देते हैं और कहते हैं यदि मांग अधिक है तो यदि वस्तुएं घर में नहीं बन रही है, घरेलू उत्पादन इतना नहीं हो रहा है, उसकी अपेक्षा मांग बहुत अधिक है, तो ऐसी स्थिति में उसकी पूर्ति घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात करके भी की जा सकती है। और यदि पूर्ति अधिक है जिसकी वजह से कीमतें बहुत अधिक नीचे जा रही होती है, तो ऐसी स्थिति में वो जो अतिरिक्त पूर्ति है उसको घरेलू मांग के अलावा जो सरप्लस है उसको निर्यात करके भी मांग और पूर्ति में संतुलन लाया जा सकता है, जो कि व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने में सहयोग हो सकते हैं। और ये एक तरह का प्रिवेंटिव या पहले से उठाए गए कदमों में से एक है। तीसरा है सिंचाई साधनों का विकास। ये विशेषकर उन अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिन अर्थव्यवस्थाओं का जो मूल आधार है खेती होती है, कृषि होती है, और कृषि जो है वो मानसून पर निर्भर करती है। तो ऐसे में यदि कृषि मानसून पर निर्भर करती है और अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा कृषि है या कृषि से संबंधित उद्योग हैं या रोजगार कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक है, तो ऐसे में कृषि यदि मानसून का जुआ है और कृषि यदि मानसून पर निर्भर है पूरी तरह से, तो उस निर्भरता को कम किया जाना चाहिए। यदि कम वर्षा हुई तो उत्पादन प्रभावित हो सकता है, अधिक वर्षा हुई जिसके कारण से बाढ़ और ऐसे हालात बने तो भी फसलें बह के चली जाएगी पानी में, इस कारण से भी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था में कीमतों में अस्थिरता पैदा हो सकती है और पूर्ति भी बहुत अधिक प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन को सिंचाई के साधनों में विकास करके ठीक किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लंबे समय के लिए लंबे समय तक कृषि उत्पादों को संतुलन की स्थिति में लाया जा सकता है। और इस प्रकार से सिंचाई साधनों का विकास करने से कृषि मानसून पर निर्भर न करते हुए सिंचाई के आधार पर हो जाएगी, और सिंचाई निरंतर होने पर जो बाढ़ और अकाल और सूखे जैसे हालात होते हैं उनसे स्थितियां सुधरती हुई होने लगेगी, जिससे आर्थिक उतार चढ़ाव में कमी आएगी। चौथा है प्रिवेंटिव में नीतियों में सामंजस्य। यहाँ पे नीतियों में सामंजस्य का मतलब ये है कि सरकार द्वारा मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ जारी की जाती है, संचालित की जाती है। अर्थात सरकार की जो मौद्रिक नीति है मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मात्रा से संबंधित और मुद्रा के संचालन से संबंधित और मुद्रा के प्रवाहित करने से संबंधित, जो कि जनता तक पहुंचती है केंद्रीय बैंक के माध्यम से, केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी की जाती है और व्यापारिक बैंकों के माध्यम से हम तक पहुंचती है, और हम वापस अपना पैसा
बैंकों के माध्यम से अपना पैसा जमा भी करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उधार भी लेते हैं, और अतिरेक होने पर हम उसमें बचत या फिर आरडी के रूप में भी जमा करते हैं, या अन्य तरीके से हम अपना पैसा जमा भी करते हैं और लेते भी रहते हैं। तो इस तरह से जो मौद्रिक नीति है उसे, और राजकोषीय नीति का मतलब जैसे ये दोनों ही हम दूसरा जो निवारणात्मक उपाय है उसके बारे में पूरी तरह से समझेंगे। राजकोषीय नीति विशेष करके करारोपण और सार्वजनिक व्यय से संबंधित होती है, सरकार के आय और सरकार के व्यय से संबंधित होती है। तो इन दोनों नीतियों में सामंजस्य होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए जारी की जाती है या फिर उसकी दिशा में काम कर रही होती है, लेकिन राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था को श्रिंक करने में या फिर उसको संकुचित करने में प्रयोग में ली जा रही होती है। तो ऐसी स्थिति में एक नीति की दिशा अलग है तो दूसरी नीति की दिशा अलग है, तो दोनों एक ही दिशा में होनी चाहिए, जिससे, और दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, जिससे आर्थिक उछाल को रोका जा सकता है, अर्थव्यवस्था में होने वाले बहुत बड़े भूचालों को नियंत्रित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ये थे चारों ही उपाय प्रतिरोधात्मक, जिसको हम कह सकते हैं कि व्यापार चक्रों के उत्पन्न होने से पहले ही यदि अपनाया जाए तो व्यापार चक्र उत्पन्न नहीं होते हैं। अब हम चलते हैं और इधर निवारणात्मक उपाय यानी करेक्टिव मेजर्स की तरफ। यानी कि करेक्टिव मेजर्स का मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि व्यापार चक्रों के उत्पन्न हो जाने के बाद में किस तरह से इनको ठीक किया जाए, ये करेक्टिव मेजर्स कहलाएंगे। इसमें मुख्य रूप से मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विनियोजन नीति, मूल्य नीति और रोजगार व बीमा नीतियां मुख्य रूप से समाहित है। और इसमें यदि हम निवारणात्मक उपायों में देखें तो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों मैं और सबसे अधिक महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति को मानते हैं, क्योंकि हार्ट्रे, हैक या ऐसे जो अर्थशास्त्री रहे हैं, और खास करके मौद्रिक अर्थशास्त्रियों का मानना था कि व्यापार चक्र या अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ाव या उच्चावचन, व्यापार चक्र मुख्य रूप से मौद्रिक घटना होती है, और मुख्य रूप से ये मुद्रा की मात्रा और निवेश की मात्राओं पर निर्भर करती है। कुछ अर्थशास्त्री तो इसे विशुद्ध मौद्रिक घटना ही मानते हैं, इनके अलावा कोई भी जो घटक हैं वो इनको प्रभावित नहीं करते हैं, ऐसा उनका मानना होता है। इसलिए मौद्रिक नीति बहुत महत्वपूर्ण है। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि सरकार द्वारा जारी की जाती है और केंद्रीय बैंक द्वारा इसको लागू किया जाता है, केंद्रीय बैंक द्वारा इसको संचालित किया जाता है। मौद्रिक नीति में भी जो मुख्य रूप से जो उपाय अपनाए जाते हैं वो बैंक दर नीति है, खुले बाजार की क्रिया है, कोषानुपात परिवर्तन है, चयनित साख नियंत्रण है, उपभोक्ता साख नियंत्रण है। ये ऐसे 5 मेजर्स है जो कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत अपनाए जाते हैं, और इनके द्वारा अर्थव्यवस्था में तेजी या कमी को नियंत्रित किया जा सकता है। और तेजी है तो उसको स्थायी रखने की कोशिश की जाती है, और मंदी है तो उसे उभरने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से हम मौद्रिक नीति को समझ सकते हैं। मौद्रिक नीति के बारे में कुछ जो हार्ट्रे और शुम्पीटर के अनुसार कहते हैं हार्ट्रे और शुम्पीटर कहते हैं कि केंद्रीय बैंक समृद्धि के समय साख तथा मुद्रा की मात्रा को आवश्यकता से अधिक बढ़ने से रोककर व्यापार चक्र के आवर्तन को स्थगित कर सकते हैं। है कहते हैं कि केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा को तटस्थ बनाए रखना चाहिए, जिससे मुद्रा स्फीति उत्पन्न नहीं होती, अतः समृद्धि को अत्यधिक बल नहीं मिलेगा तथा प्रतिसार की अवस्था उत्पन्न होने की आशंका उत्पन्न नहीं होगी। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सुस्ती अथवा प्रतिसार की स्थिति समृद्धि से ही उत्पन्न होती है, अतः समृद्धि पर मुद्रा तथा साख की मात्रा सीमित कर नियंत्रण किया जा सकता है, तथा मंदी आने पर मुद्रा तथा साख की मात्रा पर प्रसार कर नियंत्रण किया जा सकता है। इन क्रियाओं से आर्थिक विकास में नव संचार होकर पुनरुत्थान की अवस्था प्रारंभ हो जाएगी, जिससे मौद्रिक नीति द्वारा व्यापार चक्रों को नियंत्रित किया जा सकता है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो उपाय अपनाए जाते हैं उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। एक है बैंक दर यानी बैंक रेट। हम अक्सर
सुनते हैं और अखबारों में देखते हैं कि केंद्रीय बैंक ने अपनी बैंक नीति घोषित की, मौद्रिक नीति के अंतर्गत बैंक दर घोषित की, और फिर बैंक दर के आधार पर व्यापारिक बैंक अपने उधार देने और लेने की ब्याज दरें तय करेंगे। इस तरह से हम अक्सर पढ़ते हैं। तो बैंक दर है क्या, उसके बारे में, यह वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है तथा उनके प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है। बैंक दर बढ़ाने पर ऋण महंगे तथा घटाने पर सस्ते हो जाते हैं। अतः समृद्धि में केंद्रीय बैंक को बैंक दर बढ़ानी तथा मंदी की स्थिति में बैंक दर को कम करनी चाहिए। यानी बैंक दर जब अधिक होती है तो ब्याज दरें बढ़ती है, व्यापारिक बैंकों की ब्याज दरें बढ़ती है, और जब व्यापारिक बैंकों की ब्याज दरें बढ़ती है तो इससे निवेश हतोत्साहित होते हैं, जो वास्तविक निवेश है वो हतोत्साहित होता है। जब वास्तविक निवेश हतोत्साहित होंगे तो उत्पादन में कमी आएगी, रोजगार में भी कमी आएगी। तो ये यदि बहुत अधिक समृद्धि या उसकी पीक की स्थिति होती है तो इस तरह की नीति अपनाई जाती है। लेकिन यदि मंदी या गर्त की स्थिति है तो ऐसे स्थिति में बैंक दर को कम किया जाता है, जिससे ब्याज दर कम होती है और जिससे लोग अधिक उधार लेते हैं या फिर अपनी बचतें वहाँ पे रखने के लिए हतोत्साहित होने लगते हैं और अपना पैसा खर्च करने पर अधिक जोर देते हैं। ये बैंक दर थी। फिर है खुले बाजार की क्रियाएं। इसमें खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करके साख एवं मुद्रा की मात्रा नियंत्रित की जाती है। अर्थात खुले बाजार में ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंतर्गत केंद्रीय बैंक अपने बॉन्ड और प्रतिभूतियां बेचती है, जिससे लोगों के पास में कागज आ जाते हैं बॉन्ड या प्रतिभूति के रूप में, और पैसे या मुद्रा व्यापारिक बैंकों के माध्यम से केंद्रीय बैंक के पास चली जाती है। अर्थात बाजार में मुद्रा का प्रचलन कम हो जाता है, जिससे मांग प्रभावित होती है और वो आर्थिक तेजी जो बहुत अधिक हो रही होती है उसको नियंत्रित करती है। ठीक इसी तरह से उल्टा भी हो सकता है। जब मंदी की दौर होता है तो प्रतिभूतियां सरकार खरीद लेती है वापस और लोगों को पैसे या मुद्रा रिलीज कर देती है, जिससे बाजार में मुद्रा की मात्रा अधिक होने लग जाती है और फिर उपभोग निवेश मुद्रा के बदले जो ब्याज होता है वो भी कम होने लग जाता है, जिसके कारण से निवेश अधिक होने लगते हैं। तीसरा कोषानुपात परिवर्तन है, चेंज इन रिजर्व रेशियोज। प्रत्येक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग केंद्रीय बैंक तथा एक निश्चित भाग अपने पास तरल रूप में रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि प्रत्येक बैंक केंद्रीय बैंक के नियमों और निर्देशों के अनुसार चलती है, और केंद्रीय बैंक के पास में जिस तरह से एक स्टूडेंट को कॉलेज में या कहीं पे भी दाखिला लेने के लिए कॉशन मनी जमा करनी पड़ती है, ठीक इसी तरह से व्यापारिक बैंकों को भी रूल्स और रेगुलेशन और अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जब वो अपना कार्य संचालित करती है तो एक रेशियो वहाँ पे जमा रखना पड़ता है। ठीक इसी तरह से अपने पास भी एक निश्चित भाग में तरल रूप में रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि हम जब कई बार देखते हैं जब बैंक में जाते हैं तो जितनी भी भीड़ लगी होती है सबको बैंक पैसा देती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता है डिमोनेटाइजेशन के समय के अलावा कि कोई व्यक्ति अपने खाते से पैसे, अपने जमा में से पैसे लाने गया और उसको पैसे नहीं मिले, ऐसा नहीं होता है। उसका कारण यही होता है कि बैंक एक रेशियो के रूप में तरल रूप में यानी नकद रूप में मुद्रा अपने पास रखती है। जब चाहे उसके जो डेटर है या फिर वो जमा करता है कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, ये स्वतंत्रता रहती है। इसी कारण से पैसा नकद रूप में रखना पड़ता है। ये कोषानुपात कहलाता है, और ये कोषानुपात यदि नकद रूप में मुद्रा अधिक रखी जाती है तो लोगों के पास मुद्रा अधिक या बाजार में मुद्रा अधिक होती है, और मुद्रा अधिक होने पर जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है तेजी की तरफ वैसी होने लग जाती है, और इससे उल्टा यदि होता है तो फिर तेजी मंदी की तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ने लगती है। फिर है चयनित साख नियंत्रण। इसके अंतर्गत साख की राशनिंग की जाती है कि कहाँ और किस दिशा में या किस सीमा तक साख का यानी क्रेडिट का यानी
मुद्रा को रिलीज किया जाना चाहिए। जो मुद्रा छपी हुई है उसको कितनी मात्रा में बाजार तक पहुंचना चाहिए और कितनी मात्रा में नहीं, इसकी सीमा तय की जाती है। इसको कहते हैं चयनित साख नियंत्रण। और जिन क्षेत्रों में और जो बहुत देहात के इलाके होते हैं वहाँ पे साख क्रेडिट जो क्रिएशन होता है वो कम होता है, तो उसमें नई ब्रांचेस खोलना, यदि क्रेडिट बढ़ाना हो तो साख का विस्तार करना हो तो नई ब्रांचेस वगैरह खोली जाती है, या जो कोऑपरेटिव या किसके जो भी माध्यम हो उसके द्वारा वहाँ तक मुद्रा का क्रिएशन किया जाता है। और फिर है उपभोक्ता साख नियंत्रण। ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत ही है। उपभोक्ता साख नियंत्रण के अंतर्गत हम यूं कह सकते हैं कि मंदी काल में उपभोक्ता साख का विचार तथा समृद्धि काल में उपभोक्ता साख पर नियंत्रण करके व्यापार चक्रों को रोक सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इस ई व्याख्यान में हम यहीं रुकते हैं, और इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम निवारणात्मक उपायों के अंतर्गत राजकोषीय नीति और दूसरे जो उपाय हैं, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, विनियोजन नीति और मूल्य नीति और रोजगार बीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।